बताना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका आशय क्या है, ठीक इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, किसी भी जब कोई प्रतियोगी परीक्षा आप देते हैं तो वहाँ जीएस के में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह भारतीय इतिहास का होता है। अब देखिए भारतीय इतिहास का मूल अर्थ है भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास का तात्पर्य क्या है आपका, भारत का इतिहास। अब देखिए इसमें हम आपको बताना चाहेंगे भारतीय इतिहास में भारत और इतिहास का क्या तात्पर्य है और इन दोनों का क्या संबंध है। भारत के बारे में हम बताएंगे, भारतीय धर्म ग्रंथों में भारत के बारे में बताया गया है, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तदनाम भारतः भारती यत्र संतति। अर्थात इसका अर्थ यह है कि उत्तरम यद समुद्रस्य अर्थात समुद्र के उत्तर, हिमाद्रस्य दक्षिणम अर्थात हिमालय के दक्षिण जो भूभाग पाया जाता है वह क्या है आपका, भारत। और वहां पर रहने वाली संतानें क्या हैं आपकी, भारतीय। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण के भूखंड का जो इतिहास होगा, जो घटनाक्रम होगा, वही क्या कहलाता है आपका, इतिहास। अब देखिए हम आपका जो अगला चरण बताएंगे इतिहास के बारे में। देखिए यहां पर है इतिहास का आशय। इतिहास का आशय होता है, अर्थात इतिहास का अर्थ होता है ऐसा होता था। इतिहास का आशय क्या है आपका, ऐसा होता था। ऐसा होता था मतलब ऐसी घटनाएं जो अब क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इतिहास का आशय क्या है, ऐसा होता था, अर्थात वे घटनाएं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब दूसरा हम बताएंगे इतिहास की परिभाषा। अब देखिए इतिहास की परिभाषा अगर आप जानना चाहेंगे, जितने भी परिभाषा होते हैं, अगर सबसे सरल परिभाषा वह किसका है आपका, इतिहास का। अब देखिए इसमें कैसे, इतिहास की परिभाषा है अतीत काल की घटनाओं को बताने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, इतिहास। अब देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण है, एक क्या है अतीत या पुरानी, दूसरा क्या है आपका घटना। अर्थात अतीत काल की घटनाओं को बताने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं हम, इतिहास। लेकिन क्या है, प्राचीन काल में अनेक घटनाएं घटी, जैसे क्या हुआ आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तारा ग्रह सूर्य नक्षत्र की उत्पत्ति हुई, महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति हुई, अर्थात अनेक भौगोलिक परिघटनाएं घटी। क्या हम उसको इतिहास में पढ़ते हैं, नहीं। लेकिन परिभाषा क्या है, अतीत काल की घटनाओं को बताने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, इतिहास। लेकिन कोई भी भौगोलिक परिघटना की चर्चा इतिहास में नहीं होती है। आखिर इतिहास में पढ़ाया क्या जाता है, अर्थात अतीत काल की वे घटना जो किसके सापेक्ष हो, मानव सापेक्ष हो। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए इतिहास क्या है, मानव की कार्य प्रणाली। इतिहास क्या है आपके, मानव की कार्य प्रणाली ही क्या है आपका इतिहास। अब आगे देखिएगा, क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में जितने भी जीव हैं, अगर किसी में बुद्धि है वह कौन है आपका, मानव। अब यहां पर देखिएगा मानव में क्या पाया जाता है, बुद्धि। अब देखिए इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य क्या करता है आपका, समाज का विकास करता है। जिस मानव के पास बुद्धि नहीं होती उसको हम नहीं कहते कि वह सामाजिक प्राणी है। अर्थात क्या है, मानव में बुद्धि पाई जाती है, बुद्धि के द्वारा मनुष्य क्या करता है, समाज का विकास करता है। इसीलिए हम कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात जब समाज का विकास होगा, अर्थात जब मनुष्य सामाजिक प्राणी होगा, समाज का विकास होगा, तो एक सामाजिक व्यवस्था होती है। इसीलिए इतिहास के आयाम में जो हम पहला भाग पढ़ते हैं या जो पहला बिंदु होता है वह क्या कहलाता है आपका, सामाजिक व्यवस्था। अर्थात जो इतिहास के आयाम का पहला बिंदु होता है वह होता है सामाजिक व्यवस्था। क्योंकि मैंने बताया जो इतिहास है वह मानव जीवन की कार्य प्रणाली है। मानव जीवन ही क्यों, क्योंकि मानव में बुद्धि पाया जाता है, बुद्धि के द्वारा मनुष्य समाज का विकास करता है। इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है, सामाजिक प्राणी। और इसीलिए समाज को
सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव का यह दायित्व है वह सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करे। लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी में से जो क्या करते हैं, इस सामाजिक व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। अगर यह सामाजिक व्यवस्था अगर उसको रोका नहीं गया, सामाजिक व्यवस्था अगर पूर्णतः व्यवस्थित हो गई, खत्म हो गई, तो मानव सामाजिक प्राणी नहीं कहा जाएगा। अर्थात इसीलिए क्या हुआ, इसी समाज से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग निकलकर सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए और इसका विकास करने के लिए कुछ नियम कानून बनाते हैं, और वही व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी राजनीतिक व्यवस्था। वही व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी राजनीतिक व्यवस्था। अर्थात इस व्यवस्था के द्वारा क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। जो सामाजिक व्यवस्था को अव्यवस्थित किया जाएगा उसको दंड इत्यादि देकर क्या किया जाएगा, उसको सामाजिक व्यवस्था को अव्यवस्थित करने से रोका जाएगा और उसको सामाजिक व्यवस्था में पुनर्स्थापित किया जाएगा। और वही व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो, बिना अर्थ के कुछ चलने वाला नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में क्या किया गया, राजनीतिक व्यवस्था में समाज के ऊपर अर्थात क्या लगाया गया, कर। इस कर के द्वारा क्या किया जाएगा, सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा, सामाजिक व्यवस्था का विकास किया जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक ढांचों को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उनको व्यवस्थित किया जाएगा, और यही कर द्वारा जो निर्धारित व्यवस्था होती है यही आपकी कौन सी व्यवस्था कहलाती है, आपकी आर्थिक व्यवस्था। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी आर्थिक व्यवस्था। अब अगले व्यवस्था की बात हम करते हैं। अगला व्यवस्था जो है, जो अगला इतिहास के बिंदु या आयाम है, वह आपका है धार्मिक व्यवस्था। अब देखिए इस यहां धर्म का मतलब समझिएगा, यहां धर्म का मतलब आस्था व भाव में है, जो मानव द्वारा, जो ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में सिर्फ मानव के पास होता है। यहां पर देखिए धार्मिक व्यवस्था मतलब न हिंदू धर्म से, न मुस्लिम धर्म से, न ईसाई, न जैन धर्म, यहां सिर्फ मानव के आस्था व भाव से संबंधित है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, आपका धार्मिक व्यवस्था। ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उसमें मानव ही है जिसमें क्या होता है, भाव या आस्था होती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मुस्लिम धर्म को नहीं मानता या ईसाई धर्म को नहीं मानता, लेकिन उस मनुष्य का अपना कोई निजी सिद्धांत होता है, या वह व्यक्ति या तो मानवतावादी हो, या माता पिता में आस्था हो, या उस व्यक्ति के कुछ अपने मूल सिद्धांत हो, वही भाव क्या कहलाता है, आपका धार्मिक व्यवस्था। जैसे क्या हुआ, बौद्ध या जैन अर्थात महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने भी क्या किया, वो कहते हैं मैं नास्तिक हूं, लेकिन जो इनका सिद्धांत कहलाया वह भी बौद्ध और जैन धर्म कहलाया, जिनके सिद्धांत के आगे क्या लिखा है, धर्म। अर्थात वही आस्था भाव उनको क्या कहलाता है, धर्म। वही व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी धार्मिक व्यवस्था। अब आगे देखिएगा, जो क्या है मानव द्वारा जो अगली कार्य प्रणाली है, अर्थात जो इतिहास का अगला आयाम है, जो अगला बिंदु है, वह आपका क्या है, कला एवं संस्कृति। अब यहां पर देखिएगा, कला एवं संस्कृति। पहले हम कला को विभाजित करते हैं। कला को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं आपका ईश्वरीकृत कला, एक को हम क्या कह सकते हैं, ईश्वरीकृत कला। दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, मानवीकृत कला। अब इसको देखिएगा, ईश्वरीकृत कला मतलब इस संसार में जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितने भी नेचुरल चीजें हैं, यहां तक कि स्वयं मानव क्या है, आपका ईश्वरीकृत कला के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे देखिए, मानवीकृत कला क्या है, ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य के पास बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा मनुष्य समाज का विकास करता है, और मनुष्य क्या कहलाता है, सामाजिक प्राणी, और वही क्या करता है, कला का निर्माण करता है। वही कला क्या कहलाती है, आपकी मानवीकृत कला। अब देखिए जो कला हम पढ़ते हैं वह ईश्वरीकृत कला नहीं, हम कौन सा कला पढ़ते हैं, मानवीकृत कला। अब देखिए इन मानवीकृत कला को दो भागों में बांटा जाता है।
जिसको हम उपयोगी कला कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ललित कला। अब देखिए उपयोगी कला की क्या परिभाषा होता है। मनुष्य या मानव अपने दैनिक जीवन में जिस चीज का या जिस वस्तु का उपयोग करता है वह क्या कहलाता है, उपयोगी कला। जैसे क्या हुआ, सीट हुआ, बेंच हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, यह मार्कर हुआ, अर्थात इन सब वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, यही वस्तु क्या कहलाएगी, उपयोगी कला। दूसरा क्या है आपका, ललित कला, जो क्या है, कला का मूल भाव किसमें पाया जाता है, आपके ललित कला। जो कला की मूल परिभाषा है वह ललित कला में पाई जाती है। जैसे कला की मूल परिभाषा है, मानव मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम से व्यक्त करता है वह क्या कहलाता है, आपका ललित कला। अब इस आधार पर देखिएगा तो यह ललित कला 5 प्रकार की होती है। देखिए, चित्रकला, दूसरा क्या है आपका, मूर्ति कला, तीसरा क्या है आपका, स्थापत्य कला, चौथा क्या है आपका, संगीत कला, पांचवा क्या है आपका, काव्य कला। अब देखिए, कला की परिभाषा हमने बताया, मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं हम, कला। अब देखिए, चित्रकला के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। मूर्ति बनाकर मूर्तिकार क्या करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। शाहजहां जैसे लोग ताजमहल या अन्य स्थापत्य कार्य करवा के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संगीत के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और कवि क्या करता है, अपनी भावनाओं को कविता कहकर माध्यम से क्या करता है, अपनी भावनाओं से व्यक्त करता है। और यही क्या है आपका कला, जो क्या है मानव जीवन के कार्यप्रणाली के अंतर्गत आता है और यह इतिहास के 5वें आयाम या बिंदु के अंतर्गत आता है। अब अगला है आपका कला एवं संस्कृति। अब यहां पर देखिएगा, अब यह संस्कृत, यहां पर 2 चीज, यहां पर एक होता है सभ्यता और दूसरी क्या होती है आपकी, संस्कृति। अब देखिए, जो 5वां आयाम हमने बताया, इसमें क्या है आपका कला एवं संस्कृति। अब हम देखिए, यहां पर अधिकांशतः आप शब्द सुने होंगे सभ्यता एवं संस्कृति। अब देखिए, दोनों लोगों को देखिएगा। अब देखिए, सभ्यता क्या होती है, अर्थात मानव जिस वातावरण में रहता है वह क्या कहलाता है, सभ्यता। जैसे मनुष्य का रहना, खान पीन, उठना बैठना, बोलना चालना, यह क्या कहलाता है, सभ्यता। मनुष्य का क्या सभ्यता क्या है, मनुष्य का रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, बोलना चालना, अर्थात जो दृष्टिगत है, जो आंखों द्वारा दिखाई देती है, जो मनुष्य का कार्य प्रणाली, बाह्य कार्य प्रणाली जो आंखों द्वारा दिखाई देती है, यह क्या है आपका सभ्यता। और मनुष्य इसी सभ्यता के, इसी वातावरण में क्या होता है, रहता है। अब देखिए, यह देश काल में परिवर्तित होता है। यह क्या होता है, यह देश काल में परिवर्तन है। देश का तात्पर्य है स्थान से, काल का मतलब है समय से। यह स्थान और क्या होता है, समय पर परिवर्तनशील होता है। यदि कोई व्यक्ति क्या करे, ठीक जैसे घर पर रहेगा उसके क्या होंगे, वस्त्र दूसरे प्रकार के रहेंगे, कहीं बाहर जाएगा तो उसका वस्त्र चेंज हो जाएगा, शादी विवाह या किसी अन्य समारोह में जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे मनुष्य का खान पीन क्या होगा, घर पर उसके खान पीन के तरीके अलग रहेंगे, बाहर मित्र के यहाँ खाएगा, खाने पीने की प्रणाली अलग होगी, किसी शादी समारोह में जाएगा। तो देखिए, जो सभ्यता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज हो रही है। अब अगली बात हम करते हैं संस्कृति की। देखिए, यह जो संस्कृत है यह मनुष्य के अंतःकरण से संबंधित होती है, मनुष्य के अंतः प्रज्ञावाद से संबंधित होता है। संस्कृत का क्या है, अर्थात मनुष्य के जो आचार विचार और जो नैतिकता होती है, यही क्या कहलाती है, संस्कृत। यह परिवर्तनशील, इतने जल्दी परिवर्तनशील नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति घर बहुत ईमानदार है, चाहे वह जिस स्थान पे जाए तो वह क्या रहेगा, ईमानदार ही रहेगा। इसका नहीं मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण किया और वह चोरी करने लगा। अगर वह सत्य बोलता है तो वह आदमी दूसरे स्थान पे सत्य बोलेगा। किसी बहुत विशेष
कारण वह झूठ बोल सकता है, अन्यथा वह व्यक्ति क्या करेगा, सही बोलेगा। अर्थात जो मनुष्य के अंतःकरण अंतः प्रज्ञावाद से संबंधित है वह क्या है, आपकी संस्कृति है। जैसे मनुष्य का आचार विचार नैतिकता, यह संस्कृत है। अब देखिए हम कहाँ रहते हैं, हम सभ्यता के वातावरण में रहते हैं, लेकिन संस्कृत क्या है, आपके हमारे अंतर्गत विद्यमान है। अर्थात मैंने बताया इतिहास के 5 आयाम के बारे में, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कला एवं संस्कृति। ये इतिहास चाहे प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास, अर्थात प्राचीन काल से लेकर अब तक, अगर हम मानवीय कार्य प्रणाली अगर हम पढ़ते हैं, मैंने बताया मानवीय कार्य प्रणाली क्या है, इतिहास है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो यही 5 व्यवस्था के अलावा कोई अन्य व्यवस्था आने वाली नहीं है। चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे समकालीन काल हो, उसमें भी सामाजिक व्यवस्था आएगा, उसमें भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृत। समय काल पे सब कुछ परिवर्तनशील होगा, लेकिन क्या होंगे, इस आयाम के बारे में क्या होगा, हर समय इसकी उपयोगिता रहेगी। अब देखिए जो अगला हम बताना चाहेंगे वह इतिहास के जनक के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं इतिहास का जनक कौन है आपका, हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है आपका, हेरोडोटस, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है आपका, हिस्टोरिका। अब देखिए यहां पर बस यही पूछता है इतिहास का जनक क्या क्या नाम है, हेरोडोटस, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। अब यहां से अगर अगला क्वेश्चन बन सकता है, हेरोडोटस कहां का रहने वाला था, यह कहां से संबंधित था, आपका यूनान से संबंधित था। तीसरा अगर पूछा सकता है वह कौन सी पुस्तक है जिसमें भारत और फारस संबंध के बारे में वर्णन किया गया है, वह पुस्तक कौन है, आपकी हिस्टोरिका। अर्थात जो यहां से आने वाला क्वेश्चन होता है कि इतिहास का जनक कौन है, वह कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस कहां का रहने वाला है, वह रहने वाला है यूनान का। ठीक, उसकी पुस्तक का नाम क्या है आपका, हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में क्या लिखा है, भारत और फारस संबंध के बारे में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। अब जो इतिहास के बारे में जो हम अगला टॉपिक बताएंगे वह है क्या, इतिहास का वर्गीकरण, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। अब देखिए इसको कई आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब देखिए अगर हम पौराणिकता या धर्म के आधार पे अगर इतिहास का विभाजन करते हैं, जैसे हम लोग धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में यह कांड हुआ, त्रेता में यह हुआ, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अर्थात महाभारत का युद्ध हुआ। यह भी क्या है, प्राचीन घटनाएं हैं। जैसे राम से संबंधित घटनाएं हो गई, कृष्ण से संबंधित घटनाएं हो गई, ये सब प्राचीन काल की घटना है। अर्थात अगर हम इसको इतिहास के श्रेणी में लाते हैं तो क्योंकि क्या कहा गया है, भारतीय ग्रंथों में इतिहास को कथा कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में इतिहास को क्या कहा गया है, कथा। अगर इस आधार पे, धर्म के आधार पे अगर हम इतिहास का विभाजन करते हैं तो वह किस आधार को, हम इसको 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। सतयुग, जिसको हम कृतयुग भी कहते हैं, दूसरा क्या है आपका त्रेता, तीसरा क्या है द्वापर, चौथा क्या है कलयुग। लेकिन धर्म के आधार पे बताया जाता है कि समय क्या है, चक्री है। अर्थात समय इसमें क्या बताया जाता है, समय चक्री है। अर्थात सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, फिर क्या होगा, सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो समय क्या है, चक्री नहीं है, जिसकी परिभाषा आगे आपको बताई जाएगी। अब देखिए जो इतिहास का अगला वर्गीकरण है वह किस आधार पे है, हथियारों के आधार पे इतिहास का वर्गीकरण। अब देखिए इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हथियारों के आधार पे जो इतिहास का विभाजन है, अब देखिए इसमें पहला क्या है आपका, पाषाण काल। देखिए प्रारंभिक जीवन में जब मनुष्य के जीवन का जब प्रारंभिक स्वरूप था,
अर्थात जब मानव रूप में क्या हो रहा था, परिवर्तनशील था, अर्थात उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, उस समय मनुष्य कहां पर रह रहा था? मानव जंगल में रह रहा था। मनुष्य क्या था उस समय? उस समय मानव असभ्य था, बर्बर था, उसको कोई चीज की जानकारी नहीं थी। वह बस क्या था, जानवरों में बुद्धि नहीं होती, उसमें थोड़ी सी बुद्धि की क्या थी, शुरुआत थी। अब देखिए यहां पर, अब पहला क्या है आपका, किस आधार पे इसको विभाजित किया गया। देखिए अब शुरुआत में होता क्या है, अब इसी जंगल में ठीक कौन रह रहे हैं? जीव। जीव को अगर एक आधार पे देखा जाए तो मानव या अन्य जीव, अगर इस आधार बांटा जाए तो जंगल में कौन रहे? जीव, और उसमें कौन है? मानव और अन्य जीव। या हम इसको यहां पर जंतु भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर चाहे मानव हो चाहे अन्य जीव हो, सबको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? पानी की आवश्यकता। अर्थात मानव, अब जंगल में हर स्थान पर पानी उपलब्ध होगा नहीं। जंगल में जहां क्या होगा, झरना होगा या क्या होगा, कोई प्राकृतिक स्रोत होगा, वहीं पर क्या होगा? जीव विद्यमान होगा। चाहे वह मानव हो चाहे वह अन्य जानवर हो, उसी जल की परिधि के क्षेत्र में क्या रहेगा? उसका निवास स्थान रहेगा। अब देखिए इसमें फायदा क्या है, यहां पर पानी पीने, मान लीजिए अगर कोई स्थान है, हाँ, अगर यहां पर पानी पीने मानव भी आ रहा है, जानवर भी आ रहा है, यहां पर पानी भी पिएंगे और एक दूसरे का शिकार कर, बड़ा जानवर छोटे जानवरों का शिकार कर, मानव छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके यहां से भोजन की भी प्राप्ति क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अर्थात उस काल में क्या हो सकता था? मनुष्य क्या था? असभ्य था, जंगल में जानवरों की भांति रहता था, और मनुष्य के लिए आवश्यकता क्या था? पानी। अब देखिए इसी पानी के जगह मनुष्य को क्या मिल गया? भोजन की भी आवश्यकता पूर्त हो गई। अब पानी, भोजन। तीसरा स्थान है रहने का स्थान। अब देखिए कोई भी जीव या मनुष्य हो, अनेक भौगोलिक परिघटनाएं घटती रहती हैं। क्या होगा? जानवर या मनुष्य अपने बचाव के लिए क्या करेगा? कोई न कोई आश्रय ढूंढेगा, कोई न कोई स्थान ढूंढेगा। उस समय आश्रय क्या मिलेगा? जंगल व पहाड़ों के, जंगल में क्या होगा? जो पहाड़, अर्थात जो पर्वत या पहाड़ होंगे, जो उनमें गुफाएं होंगी, वहीं ये लोग क्या करेंगे? आश्रय प्रदान करेंगे। वहीं ये लोग भौगोलिक परिघटनाओं से बचने का अपना आश्रय ढूंढेंगे। और यह कहां होगा? पर्वत या पहाड़ों पर। यह कहां होगा? पर्वत या पहाड़ों पर। और यहां पर आश्रय को क्या कहा जाता है? शैलाश्रय। ठीक। अब देखिए अगर वहीं पर शैलाश्रय है, पर्वत या गुफा में, क्या पर्वत या पहाड़ पर क्या है? अगर कोई गुफा है और वहीं पर बचने के लिए मानव भी जा रहा है, छोटे जानवर भी जा रहे हैं, बड़े जानवर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएंगे? लोग शिकार हो जाएंगे। अब इसके लिए हमने बताया किसमें क्या है? इन जो जानवर या मानव या जो अन्य जीव हैं, अगर इसमें किसी के पास बुद्धि है, वह क्या है? मानव है। मनुष्य अपने बचाव के लिए किसी न किसी चीज का उपयोग करेगा, और उस समय मानव को बचाव के लिए क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। अर्थात जो पहला है हथियारों के आधार पे, वह क्या है आपका? पाषाण काल। पाषाण काल का तात्पर्य है मानव जीवन का वह समय जब मनुष्य के जीवन में पत्थर की उपयोगिता अनिवार्य थी। पत्थर की उपयोगिता क्या थी? अनिवार्य थी। उस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल। पत्थर की उपयोगिता हिंसक जानवरों से बचने के लिए था। ठीक। पर्वत या पहाड़ों में जो है भौगोलिक परिघटनाओं से या जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए था। अर्थात उस काल में गुफाओं अर्थात पत्थरों का प्रयोग ज्यादा था, इसीलिए इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल। अर्थात मानव जीवन का वह समय जब पत्थर की उपयोगिता अनिवार्य थी, कोई विकल्प नहीं था, पत्थर के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। अब जानवर आ गया तो कोई मनुष्य क्या करेगा? लकड़ी तोड़ने जाएगा। वहीं पर्वत पहाड़ पर जो भी पत्थर मिलेगा उसी से क्या करेगा? हिंसक जानवरों से बचने का प्रयास करेगा। दूसरा, अगर कोई भी भौगोलिक परिघटनाएं घट गई, रात को हिंसक जानवरों से बचने के लिए लोग पर्वत और पहाड़
में क्या करेगा, गुफाओं का प्रयोग करेगा, अर्थात वह पर्वत एवं पहाड़ों बने गुफाओं का भी प्रयोग कर रहा है। हिंसक जानवरों से बचने के लिए पत्थर का प्रयोग कर रहा है, अर्थात यहां पर पत्थर की उपयोगिता लगातार अनिवार्य है। इसीलिए हथियारों के आधार पे मानव जीवन का जो प्रारंभिक काल आया उसको हम क्या कहते हैं, पाषाण काल। अब देखिए बाद में क्या हुआ, मनुष्य की बुद्धि का धीरे धीरे विकास हो रहा है। यह पाषाण काल का जो समय बहुत लंबा चला, इसीलिए क्या हुआ, हथियारों के विकास क्रम के आधार पे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। ठीक, अब देखिए पूरा पाषाण, अब यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल में क्या था, मनुष्य जानवरों की भांति जंगलों में अकेले रहता था, अर्थात अभी मनुष्य में सामाजिकता का कोई भी रंच मात्र उसमें स्थान नहीं था। वह जंगल में अकेले टहलता था, क्या जानवरों से शिकार भी हो जाता था, तमाम ऐसी थी। लेकिन जब क्या हुआ, कई वर्ष बीते, कई हजार वर्ष बीते, तो मानव में क्या हुआ, बुद्धि का विकास हुआ और मनुष्य में धीरे धीरे क्या हुआ, सामाजिकता हुई और मनुष्य एकजुट होकर जंगल में रहना चालू कर दिया। अब मनुष्य जब एकाएक जंगल में रहना चालू किया तो मध्य पाषाण काल की जो स्थिति है, मानव जंगल में यह जान गया कौन सा जानवर हिंसक है, कौन सा जानवर पालतू बनाने लायक है। अर्थात मध्य पाषाण काल का मानव अनेक जानवरों को पालतू बनाने लगा था, जिसका पहला प्रमाण हमको कुत्ता मिलता है। आगे फिर कई समय बीते, अब यहां पर मनुष्य सामूहिक रूप से रहने लगा। नव पाषाण काल तक आते मनुष्य जंगलों में झोपड़ियां बनाकर रहना चालू कर दिया। अब देखिए इसी काल में मनुष्य क्या करता है, कृषि का कार्य भी करता है और नव पाषाण काल में मनुष्य क्या करता है, आग का उपयोग करना क्या किया, सीख गया। अर्थात यहां पर खाना बनाने की प्रविधि मनुष्य जान गया। यही काल क्या कहलाता है, आपका पाषाण काल। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे मानव द्वारा खोजा गया एक धातु क्या थी, तांबा। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था, तांबा। लेकिन मनुष्य भी कहां रह रहा है, जंगल में ही रह रहा है। और क्या हो रहा है, जंगल में बचने के लिए भी पत्थर की उपयोगिता अनिवार्य है। मानव द्वारा खोजा गया जो पहली धातु है वह क्या है, आपका तांबा। लेकिन क्या है, अभी पत्थर की उपयोगिता अनिवार्य है, इसीलिए आगे वाले काल को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल। इस काल तक क्या हुआ, मनुष्यों ने गांव का विकास कर लिया। अब आगे का जो काल है जिसको हम कांस्य काल के नाम से जानते हैं, यहां पर तांबा मिला। कांस्य काल तक आते आते क्या हुआ, मानव द्वारा अनेक धातुओं की खोज की गई। एक धातु उसमें क्या था, टिन। मनुष्य ने यहां पर तांबा खोजा, यहां पर अनेक धातुओं की यहां खोज हो गई। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, तांबा और टीन मिलाकर एक अन्य धातु बनाया जो कांस्य था। अर्थात अगला काल कांस्य काल के नाम से जाना जाता है। इसको हड़प्पा काल भी कहते हैं। इस कांस्य काल को सिंधु नदी घाटी भी कहते हैं। अब देखिए इस ताम्र पाषाण काल में होता क्या है, मैंने बताया यहां गांव का विकास हुआ, लेकिन कांस्य काल आते आते नगरों का विकास हुआ। इसीलिए कांस्य काल को भारत का प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। अब अगला काल क्या है, लौह काल। अभी तक जो क्या होता था, कृषिगत कार्य होते थे वे लकड़ी के फाल से होते थे। अभी मानव को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। जो अगला काल आता है हड़प्पा काल के बाद, वह आता है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है पूर्व वैदिक काल, दूसरे को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। अर्थात उसी उत्तर वैदिक काल में मानव द्वारा जो खोजा गया अगला धातु था वह लोहा, जिससे के द्वारा क्या हुआ, कृषिगत क्या हुआ, कार्य हुआ। इस आधार पे, हथियारों के आधार पे क्या किया गया, इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और अगला क्या है आपका, लौह काल। अब अगला हम आपको क्या बताएंगे, अध्ययन, लिपि या सभ्यता के आधार पे इतिहास का विभाजन। अध्ययन, लिपि या सभ्यता के आधार पे इतिहास को कैसे विभाजित किया गया। देखिए यहां पर हमने क्या बताया, मनुष्य क्या था, असभ्य था, जानवरों की भांति रहता था।
वही समय क्या, प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा थोड़ा जानने का प्रयास करिएगा। इसको प्रागैतिहासिक मतलब प्राक इतिहास, अर्थात इतिहास के पूर्व की वह अवस्था। प्राक इतिहास मतलब इतिहास के पूर्व की अवस्था, इतिहास के पूर्व की वह अवस्था या मानव जीवन का वह समय जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। मनुष्य को क्या था, लिपि का ज्ञान नहीं था, मनुष्य असभ्य था, बर्बर था, जंगलों में जानवरों की भांति रहता था। उस काल को क्या कहा गया आपका, प्रागैतिहासिक काल। और इसी समय क्या था, मनुष्य जंगल में रहता था, जानवरों से बचने के लिए मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था, रात को हिंसक पशुओं से बचने के लिए पर्वत एवं पहाड़ों की गुफाओं के में रहता था। अर्थात इस काल में मनुष्य ने अपने कार्य प्रणाली में पत्थर की ज्यादातर उपयोगिता थी, इसीलिए पाषाण काल के अंतर्गत क्या आता, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है आपका, पाषाण काल। अब अगला देखिएगा, लिपि या सभ्यता के आधार पर इतिहास का जो दूसरा विभाजन है उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास के पूर्व की वह अवस्था या मानव जीवन का वह समय जब लिपि की जानकारी थी। अर्थात क्या हुआ, मनुष्य को लिपि की जानकारी थी लेकिन क्या हुआ, उसको पढ़ा नहीं गया, उसको क्या किया गया, पढ़ा नहीं गया। इसकी जो भी जानकारी प्राप्त होती है हमको पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। उस काल को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हमने बताया नव पाषाण काल तक क्या हुआ, मनुष्य झोपड़ियां बनाकर अर्थात गांव का विकास झोपड़ियां बनाकर रहने लगा। जो अगला काल था ताम्र पाषाण काल, अर्थात इस काल तक मनुष्य क्या हुआ, गांव का विकास कर लिया। लेकिन अगर यहां देखेंगे जो आद्य ऐतिहासिक काल है यह एक प्रकार का नगरी व्यवस्था है। यहां पर क्या है आपका, नगरी व्यवस्था है, लेकिन इस काल में जो भी लिपि लिखी गई उसको पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका क्या आता है, कांस्य काल आता है। तीसरा, लिपि या सभ्यता के आधार पर जो अगला विभाजन है वह ऐतिहासिक काल, अर्थात मानव जीवन का वह समय जब लिपि की जानकारी थी उसको पढ़ा गया, उस काल को क्या कहा गया आपका, ऐतिहासिक काल। ठीक, अर्थात लिपि के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आपका आता है पाषाण काल। दूसरा क्या है आपका, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि की जानकारी थी, पढ़ा नहीं गया, उस अक्षर उस लिपि को क्या कहा गया, भावात्मक लिपि, उसके अंतर्गत क्या आता है, कांस्य काल। अगला आपका है ऐतिहासिक काल। अब देखिए जो इतिहास का जो अगला विभाजन है वह क्या है, समय क्रांति के आधार पर इतिहास का विभाजन। उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, जैसे इसके पहले हमने इतिहास का आयाम बताया, जैसे इतिहास के आयाम में हमने बताया सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कला एवं संस्कृति। अब देखिएगा जैसे हमने इतिहास के आयाम में क्या बताया था आप लोगों को, सामाजिक व्यवस्था, दूसरा क्या था राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा क्या था आपका आर्थिक व्यवस्था, उसके बाद क्या था आपका धार्मिक व्यवस्था, उसके बाद क्या था आपका कला एवं संस्कृति। अब देखिए यहां पर पहला अर्थात समय या क्रांति के आधार पर अगर इतिहास को विभाजित करते हैं वह क्या कहलाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आखिर इसका बंटवारा किस आधार पे हुआ। अब देखिए हमने बताया प्राचीन इतिहास, जैसे क्या हुआ प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका पाषाण काल आया, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आया। उसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका हड़प्पा या भारत का प्रथम नगरीकरण हुआ। उसके बाद आपका वैदिक काल आता है, जिसमें पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आया। अब उत्तर वैदिक काल के बाद जो इतिहास में मिलता है
वह क्या मिलता है आपका 16 महाजनपद। अर्थात उस काल में 15 उत्तर भारत में और 1 दक्षिण भारत में हमको 16 महाजनपद का प्रमाण भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अब देखिए उसी के काल क्या था, उसी में एक महाजनपद कौन था, मगध महाजनपद। उस मगध महाजनपद ने क्या किया, विस्तारवादिता अर्थात उसने अपने राज्य का विस्तार करते हुए मगध महाजनपद से मगध महासाम्राज्य की अवधारणा पूरी की। अर्थात मगध महाजनपद से मगध साम्राज्य बना, जिसके अंतर्गत क्या आता है आपका मौर्य काल। अर्थात क्या हुआ, मगध महाजनपद से क्या हुआ, मगध साम्राज्य बना और उसके संस्थापक मौर्य काल से संबंधित है। इसी के आधार पर भारत में अनेक युद्ध हुए। उसके बाद क्या हुआ, अनेक विदेशी है। उसके पहले भी क्या हुआ, मौर्यों से पहले अर्थात जब भारत में नंद वंश का शासक घनानंद था, भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। उसी समय जब भारत में घनानंद था, उसी समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद भी गुप्तों मौर्यों के बाद भी मौर्य काल के पहले भी आक्रमण होता है, मौर्य काल के बाद भी आक्रमण होता है विदेशियों का। गुप्त काल के बाद भी आक्रमण हुआ, गुप्त काल के पहले भी आक्रमण, ऐसे अनेक आक्रमण भारत पर विदेशियों के होते रहे। लेकिन क्या था, उस समय तक जो आक्रमण होते थे, क्या होता था, उस समय आक्रमण में भारत की राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती थी। अर्थात जो प्राचीन काल में युद्ध होते थे, साम्राज्य का विस्तार होता था, उसमें क्या होता था, राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती थी। जब राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती थी तो आर्थिक व्यवस्था प्रभावित थी, और इसी के साथ सामाजिक व्यवस्था भी क्या होती थी, प्रभावित होती थी। लेकिन किसी भी कारण से धार्मिक व्यवस्था प्रभाव नहीं पड़ता था। अर्थात कभी क्या, यहां पर मान लीजिए कभी वैष्णव धर्म हुआ तो कभी शैव धर्म हुआ, कभी बौद्ध धर्म हुआ तो कभी जैन धर्म हुआ। लेकिन अगर धर्म का चेंजिंग हुआ तो वह भारत में उत्पन्न होने वाले जितने भी धर्म थे बस उनका स्थानांतरण होता गया। लेकिन जो भी धर्म चला वह कौन चला, भारतीय धर्म चला। लेकिन क्या होता है, बाद के काल में लगभग 8वीं शताब्दी 712 ईस्वी में भारत पर क्या हुआ, मुसलमानों का, अरबों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ, जिसका कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जब वह भारत पर पहली बार सिंध पर आक्रमण करता है, जब क्या हुआ, भारत 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध के शासक राजा दाहिर को क्या किया, पराजित किया और सिंध पर अधिकार कर लिया। वह सिंध पर अधिकार करने के बाद उसका साम्राज्य वास्तविकता में बड़ा हुआ, लेकिन उसने क्या किया, वहां पर धर्मांतरण का कार्य किया। अर्थात अनेक हिंदुओं को क्या किया, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया। अब देखिए, अब यहां से क्या हुआ, हमने बताया साम्राज्य विस्तार के लिए अभी तक जितने भी युद्ध थे उसमें राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हुई, आर्थिक व्यवस्था प्रभावित, सामाजिक व्यवस्था। लेकिन अभी तक क्या हुआ, धार्मिक व्यवस्था और कला एवं संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं था। अभी तक साम्राज्य विस्तार होते थे, लेकिन क्या हुआ, भारतीय धर्म ही क्या होता था, स्थानांतरण करके आते थे, कभी वैष्णव धर्म तो कभी शैव धर्म, कभी जैन धर्म तो कभी बौद्ध धर्म। लेकिन क्या हुआ, भारत में पहली बार जब मुस्लिम धर्म आया तो क्या हुआ, धर्म व्यवस्था चेंज हो गई। अब यहां पर हिंदुओं का क्या होने लगा, धर्मांतरण होने लगा। अब यहां पर पहली बार क्या हुआ, धार्मिक व्यवस्था चेंज हुई। भारत में पहली बार जजिया कर लगा, अर्थात गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। उसके बाद क्या होगा, जब धर्म व्यवस्था चेंज होगी, जब व्यक्ति धर्मांतरण कर लेगा, उसी के आधार पे क्या होगा, उसकी कला संस्कृति अर्थात उसके रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, अर्थात यह सब क्या होगा, बदल जाएगा। अर्थात जब इतिहास के पांचों आयाम में चेंजिंग हुई, अर्थात जब क्रांति हुआ, तो अर्थात उसको क्या कहा गया, मध्यकालीन इतिहास। एक प्रकार से देखा जाए, जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ, अर्थात मुसलमानों का अधिकार हुआ, उस काल को क्या कहा गया, मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए यहां पर मध्यकालीन स्टार्ट चालू हो गया। भारत पर कुतुबुद्दीन, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, बाद में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, गजनवी का आक्रमण हुआ। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी के बाद क्या होता है, भारत में सल्तनत काल की स्थापना होती है। सल्तनत काल के बाद जैसे जानते हैं आप लोग, मुगल काल की स्थापना हुई। उसके बाद मुगल काल के तहत
क्या वो अनेक यूरोपीय कंपनियां क्या करती हैं, भारत पर व्यापार करने के लिए आती हैं। जब भारत में व्यापार करने के लिए आई तो क्या हुआ, वह व्यापार कर रही थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या हो गई, विकेंद्रीकरण बदल गया। अर्थात भारत कई भागों में क्या हुआ, टूट गया। राजा अपने साम्राज्य के लिए क्या करते थे, एक दूसरे राजा से युद्ध करने लगे, और जब जब युद्ध होगा तब तब क्या होगा, विदेशी क्या करेंगे, फायदा लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, उसके बाद जब भारत छोटे छोटे भागों में बांट गया, जो यूरोपी भारत में व्यापार करने के लिए आए वही क्या हुए, राजनीतिक लाभ लेने लगे, और भारतीय राजाओं को फूट डालो और राज करो की नीति से क्या किया, पूरे भारत को कब्जा कर लिया। अर्थात जब क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, यूरोपियों का आगमन हुआ, और भारत पर जब उनके आधिपत्य आते हैं तो वह क्या हुआ, आपका आधुनिक इतिहास। अगर हम सरल भाषा में कहें कि प्राचीन इतिहास, दूसरा क्या है आपका, अर्थात जब भारतीय शासकों का शासनकाल था, मध्यकालीन इतिहास अर्थात जब भारत पर मुसलमानों का काल था, आधुनिक इतिहास जब भारत में यूरोपियों का काल था, उसको क्या कहा गया, समय या क्रांति के इतिहास पर विभाजन। आगे जो है इतिहास को जानने का जो स्रोत है वह क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत है, विदेशी यात्रियों का विवरण आदि है। पुरातात्विक स्रोत मतलब जैसे क्या उत्खनन के आधार पे जो भी चीजें हम प्राप्त करते हैं वह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। अर्थात जो प्राचीन काल में जो पुस्तकें हमको क्या होती हैं, लिखी गई मिली है, वह ऐतिहासिक स्रोत है। धर्म ग्रंथों के आधार पे हमको अनेक चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। समय समय पर भारत पर विदेशी यात्री आते रहे हैं, अर्थात इनके द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से क्या होता है, भारतीय इतिहास को जानने में क्या होता है, हमको जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात जो इतिहास का जो मूल चीज था उसको हमने बता दिया। कल से जो आपका लेक्चर 2 होगा, जो आपका अगला वीडियो होगा, वह प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत होगा। धन्यवाद।